हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। तो कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 10 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में मतलब 2 वीडियोस मेरी और आएंगी इस वीडियो के अलावा। उसमें क्या है कि पूरे 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आप मतलब डेफिनेटली कहीं भी इंटरव्यू देने जा सकते हैं। अगर आप 2 साल एक्सपीरियंस लगाते हैं और आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर जो मैंने 90 डेज़ का कोर्स कराया है और उतना आपको सीक्वल आता है तो उसके बाद आप इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिए। आप जितने ज़्यादा इंटरव्यू देंगे उतने सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रिमेंबर द वन थिंग, चाहे आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर आपकी सीक्वल प्रोफाइल नहीं है, ठीक है ना, तो आप एक काम कीजिए, इमीडिएट ज्वाइनिंग पे इंटरव्यू दीजिए। इमीडिएट ज्वाइनिंग पे आप इंटरव्यू देते हैं, आपके पास में कॉल्स बहुत सारी आएंगी। आप इमीडिएट ज्वाइनिंग पे नहीं देते हैं तो आपके पास में ना के बराबर कॉल आएंगी, क्योंकि मार्केट का स्टैंडर्ड भाई चेंज हो चुका है। और उसमें ना लोग ये मांगते हैं इमीडिएट ज्वाइनर। मैं पिछले 45 डेज से इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरे पास में ना ढंग की कॉल्स आती थी, और जो इंटरव्यू लेने आते थे ना वो भाई रुला लेते थे। मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी फालतू की चीज़ें। और जब मेरा नज़दीक आया, 15 डेज बचे हुए थे ज्वाइनिंग के, मतलब नोटिस पीरियड के, उस समय मेरे पास कॉल्स आना शुरू हुए और मेरे पास 7 से 8 ऑफर लेटर आ चुके हैं ऑलरेडी। और कुछ मतलब 7 से 4 या 5 अभी और भी पाइपलाइन में है। हालांकि मैं उनको नहीं एक्सेप्ट करने वाला, क्योंकि मैंने एक चूज़ कर लिया है जो मुझे वर्क फ्रॉम होम ही दे रहा है, तो वो मैं करूँगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अगर इंटरव्यू कहीं भी जॉब भी कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू देना शुरू कीजिए और इमीडिएट ज्वाइनिंग पे देना शुरू कीजिए। उससे क्या रहेगा, आपकी एक प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। जैसे ही आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई और इधर बीच आप कहीं भी कोई भी ऑफर पाते हैं इमीडिएट ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको ये ऑप्शन दे देंगी कि भाई कुछ नहीं, आप एक काम करो, इमीडिएट ज्वाइन कर लो, जब तक करते रहना, और उसके बाद में आप अपनी कंपनी में रिजाइन डाल दो और फिर रिजाइन देके आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लेना प्रॉपर। ठीक है ना। वो ऑप्शंस भी लोग दे देते हैं आज के टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का है क्वेश्चन पहला हमारा, व्हाट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि किसी ने पूछा नहीं मुझसे, ज़्यादातर तो स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस में डिफरेंस ही पूछ लेते हैं। बाकी का लोग पूछ लेते हैं एक्चुअल फंक्शंस की हमें नीड क्या रहती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट एक्सेप्ट पैरामीटर्स, डज एक्शंस एंड रिटर्न द रिजल्ट। देखो, फंक्शंस का केवल सिंपल होता है, एक बिल्डिंग एक मतलब ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में हम कुछ लॉजिक लिखते हैं और उस लॉजिक का यूज़ हम आने वाली जगह पे कर लेते हैं। तो वही ये सेम है। एक फंक्शन होता है, उसको हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करके उस ब्लॉक को, अगर उस जो भी हमें रिकरिंग प्रॉब्लम आती है, जैसे मान के चलो मुझे ना एक यूएस के लिए सिक्वल एक एक एक, एक कंडीशन बनानी है कि भाई हाँ, मैं मान के चलो ईमेल सेंड कर रहा हूँ, है ना। ईमेल सेंड करने का मेरा प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि यूएस में जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम जोन है, तो मैं ये चेक करूँगा कि भाई अगर न्यूयॉर्क टाइम जोन है तो न्यूयॉर्क टाइम जोन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे मेल जाए, जब वहाँ पे दिन सुबह के 10 बजे। ऐसे ही कैलिफोर्निया है, अब जहाँ पे न्यूयॉर्क में सुबह 8 बजे ही आपको 10 बज जाएंगे, मतलब इंडिया के 8 बजे शाम को, वहाँ पे सुबह के 10 बज जाएंगे। वहीं न्यूयॉर्क में इंडिया के शायद 9 मतलब 10 या 11 बजे जाके आपके 8 बजेंगे। तो मुझे टाइम जोन के हिसाब से करना है। तो मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, है ना, एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, और जब मैं डेटा को प्रोसेस करूँगा तो उस फंक्शन से मैं उस डेटा को एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो वो फंक्शन से क्या है ना, वो लॉजिक लगाएगा और उन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना शुरू कर देगा जो टाइम जोन के अकॉर्डिंग डिफाइन होंगे। तो ये होता है एक्चुअल यूज होता है फंक्शन का। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का जो हम क्रिएट करते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता दूं। फंक्शन ओनली वर्क विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। फंक्शंस कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन एसक्यूएल विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट। फंक्शंस कंपाइल एवरी टाइम। फंक्शन हर टाइम उसे कंपाइल, जब भी उसे एग्जीक्यूट करेंगे वो कंपाइल करना पड़ेगा। फंक्शंस मस्ट रिटर्न अ वैल्यू और द रिजल्ट। फंक्शन या तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर टेबुलर फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शंस ओनली वर्क विद द इनपुट पैरामीटर। फंक्शन केवल इनपुट पैरामीटर के साथ काम करेगा, आउटपुट पैरामीटर के साथ नहीं करेगा। ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट्स आर नॉट यूज इन अ फंक्शंस। ठीक है। अब फिर है यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या, कितने टाइप के होते हैं। स्केलर फंक्शन,
टेबल वैल्यूड फंक्शन दो टाइप के होते हैं, इसमें टेबल वैल्यूड में इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन होता है और मल्टी स्टेटमेंट वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, गिव मी 2 मिनट गाइस, जरा एक कॉल आ रही है वो पिक कर लूँ मैं। तो ये थे गाइस फंक्शंस, पहला पार्ट था फंक्शंस। टाइप हो गए हमारे, क्योंकि टाइप तो कोई भी पूछ लेता है भाई कितने टाइप के होते हैं, ये मतलब 2 ईयर एक्सपीरियंस पे जब आप जाएंगे तो ये नॉर्मल चीज़ें पूछेंगे। अब स्केलर फंक्शन क्या रहते हैं, वो फंक्शन जो केवल मतलब जो केवल एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। मान के चलो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल, तो वो काउंट रिटर्न करेगा, तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा हमेशा, तो वो होता है स्केलर। ए स्केलर यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्सेप्ट 0 or more पैरामीटर एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। द रिटर्न टाइप ऑफ ए स्केलर फंक्शन इज एनी डेटा टाइप except text and text image cursor and timestamp scalar function can be used in a where clause of the SQL query। स्केलर फंक्शन जैसे काउंट है, मैक्स है, ये सब स्केलर फंक्शंस होते हैं, है ना, और इनको हम लोग वेयर क्लाउज के साथ भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट के साथ तो यूज करते ही हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है क्रिएट अ फंक्शन, एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं गेट स्टूडेंट, और हमने इसमें रोल नंबर ले रखा है ना, इंटीजर टाइप का। एज रिटर्न स्टेटमेंट हमने दे दिया वेयर कैर 50 वैल्यू रिटर्न करेगा ये। अब रिटर्न किया हमने, अब यहाँ पे किया गया सिलेक्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दिस, तो हम लोग स्टूडेंट का नेम रिटर्न कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केलर फंक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो टेबल वैल्यूड फंक्शन टेबल वैल्यूड फंक्शन एक्सेप्ट 0 or more पैरामीटर एंड रिटर्न अ टेबल वेरिएबल। ठीक है ना, पहले वो क्या कर रहा था, वो केवल एक सिंगल नेम रिटर्न कर रहा था, लेकिन ये पूरा का पूरा टेबल रिटर्न करेगा। ये दो टाइप के होते हैं, इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन और मल्टी लाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन क्या करते हैं, एन इनलाइन टेबल वैल्यूड फंक्शन कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट दैट मस्ट बी अ सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट होगी जो सिलेक्ट होगी। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी बिकम्स द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयर इज नो नीड फॉर द बिगन एंड ब्लॉक, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी देखो ये रहा, अब यह सिंगल स्टेटमेंट ही इसमें काम करेगा, सॉरी सिंगल स्टेटमेंट ही इसमें काम करेगा ये टेबल वैल्यूड फंक्शन में। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शन। तो ये क्या है, कुछ नहीं है भाई, ये मल्टी स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। तो जैसे सिलेक्ट इंट, अब जैसे मान के चलो हमने ज्वाइन लगा दिया टेबल में, है ना, मतलब मोर देन वन टेबल भी ये रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यूड फंक्शंस का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन एंड हाउ टू प्रिवेंट। जब भी आप एसक्यूएल डेवलपर के लिए जाएं या डॉट नेट डेवलपर के लिए जाएं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या और उससे हम लोग अपने सीक्वल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट माइट डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस। एसक्यूएल इंजेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक। जो वेबसाइट को हैक करते हैं उसमें मोस्ट हैकिंग टेक्निक है ये एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन इज द प्लेसमेंट ऑफ malicious code in SQL statement via the web input। तो वेब इनपुट से ये कैसे काम करता है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। कि मान के चलो हमारे पास में एक फील्ड है नेम की, जैसे वेबसाइट में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम एक फॉर्म भरते हैं तो उसमें नेम मतलब लॉग इन फॉर्म ही मान लो कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमें डालना है। अब कोई बंदा क्या करे, यूज़र नेम में वो डाल दे, मान के चलो उसका यूज़र नेम है एन दिवाकर, उसने डाला एन दिवाकर और वहीं पे वो कर दे 1 = 1। तो 1 = 1 क्या हो गया कि वो कंडीशन हो गई ट्रू। अब आप लोग इस स्टेटमेंट का मतलब क्या समझ रहे होंगे, इस स्टेटमेंट का मतलब है यूजर आईडी ये है और 1 = 1 है। ठीक है ना, अगर दोनों कंडीशन, अगर यूजर आईडी उसने गलत भी डाली है तो ये 1 = 1 ये क्या करेगा, इस पूरी की पूरी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि ये एनी केस ये ट्रू है, ये हर केस में ट्रू रहेगा। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा डेटा रिटर्न करेगा। तो एक अगर मैं क्वेरी बोलूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर 1 = 1, तो वो क्या करेगा, वो सारे के सारे रिकॉर्ड को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं वहीं पे 1 = 2 कर दूं तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या करेगा, इस केस में वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, केवल स्ट्रक्चर ऑफ टेबल रिटर्न कर देगा। तो ये याद रखिएगा।
तो क्या है, कभी कभार तो लोग ऐसे इंसर्ट कर देते हैं 1 = 1 करके डाल दिया, तो वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, वो डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस से एग्जीक्यूट कर देगा। या फिर जो दूसरी टेक्निक होती है वो क्या करते हैं, पूरे की पूरी क्वेरी को आपके उसमें नेम फील्ड में डाल दिया, तो वो क्वेरी जाएगी, वो जाके डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, इस टाइप से किया जाता है ना। तो द एसक्यूएल above इज वैलिड एंड विल रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द यूजर्स टेबल सिंस और 1 = 1 इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ए हैकर माइट गेट एक्सेस टू ऑल द यूजर नेम्स। अब वो इसके थ्रू क्या करेगा कि वो जितने भी यूजर नेम है आपकी डेटाबेस में, उन सब के यूजर नेम एंड पासवर्ड वो गेट कर लेगा सिंपली। तो इसीलिए ये होता है एसक्यूएल इंजेक्शन। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं तो प्रिवेंट करने के हमारे पास में कुछ तरीके होते हैं। तो यूज़ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एंड द पैरामीटर क्वेरीज। जो हम लोग पैरामीटर मतलब जो स्टोर प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो एसक्यूएल इंजेक्शन को अवॉइड करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी डेटा अगर इंसर्ट करना है तो उसमें हमें पैरामीटर डिफाइन करने रहते हैं। तो जब भी हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो वो पैरामीटर को चेक करता है, चेक करने के बाद ही उसे एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो पैरामीटराइज यूज। अब ये है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का मतलब है कि हम लोग जैसे टू और मोर टेबल्स में रिलेशन नहीं निकालते हैं प्राइमरी की फॉरेन की के बेसिस पे, तो वो ज़रूरत है। मान के चलो किसी ने डिलीट की क्वेरी आपको भेज दी है ना, डिलीट टेबल या ड्रॉप टेबल का स्टेटमेंट भेज दिया। अब आपकी टेबल में रिलेशन है तो वो इजीली डिलीट नहीं होगी। आपने देखा होगा प्राइमरी की फॉरेन की का यूज़ करें तो जिस टेबल का मतलब फॉरेन की है, जब तक वो डिलीट नहीं होगी वो टेबल, और जो प्राइमरी टेबल है तब वो जाके डिलीट होगी। तो ये बेसिस होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का। बाकी एस्केपिंग इनपुट होता है, इट इज़ अ सिंपल वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मोस्ट एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। मैनी लैंग्वेजेस हैव स्टैंडर्ड फंक्शंस टू अचीव दिस, है ना। यू नीड टू बी अवेयर वाइल यूजिंग द एस्केप करेक्टर्स। जो एस्केप करेक्टर्स होते हैं वो इन योर कोड बेस वेयर द एसक्यूएल स्टेटमेंट इज कंस्ट्रक्ट। देखो, अगर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो आप स्टोर प्रोसीजर का सहारा लीजिए मोस्टली, है ना। जो डायरेक्ट क्वेरी लिखते हैं वो कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे .NET में डायरेक्टली मैंने जब फर्स्ट कंपनी में काम किया था तो वहाँ पे वेब फॉर्म पे काम था, तो वहाँ का जो मैनेजर था उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो क्या करता था, केवल वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो वो उस टाइप से वहाँ पे डायनामिक तरीके से पास करता था। मैं गया तो मैंने पूछा तो उसने बताया कि भाई यहाँ पे ऐसे ही काम होता है, तुमको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तो मैंने किया। लेकिन जब मैं नेक्स्ट कंपनी में गया तो मैंने फिर स्टोर प्रोसीजर बनाना शुरू किया, वो सबसे बेस्ट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इज नल एंड द कॉलसेक फंक्शन। केवल एक ही कंपनी ने पूछा था ये क्वेश्चन। तो इज नल फंक्शन क्या है? द इज नल फंक्शन इज यूज टू रिप्लेस नल विद द स्पेसिफाइड रिप्लेसमेंट वैल्यू। दिस फंक्शन कंटेन ओनली द 2 आर्गूमेंट। ठीक है, तो यह सिलेक्ट इज नल, अगर वैल्यू नल होगी तो ये कोई वैल्यू डाल देगा, जैसे हेलो डाल दी इसने तो ये डाल देगा इज नल की जगह। कॉलसेक फंक्शन क्या होता है? द कॉलसेक फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। पहली जो नॉन नल वैल्यू होगी उसको रिटर्न करेगा अमॉन्ग इट्स आर्गूमेंट। दिस फंक्शन डजंट लिमिट द नंबर ऑफ आर्गूमेंट बट दे मस्ट ऑल बी ऑफ द सेम डेटा टाइप, है ना। तो ये है कॉलसेक फंक्शन। तो काम लगभग सेम ही करते हैं दोनों फंक्शंस लेकिन कुछ डिफरेंस है। द कॉलसेक फंक्शन इज बेस्ड ऑन द NC SQL standard where the original function is a transact SQL function। ठीक है, an expression involve is null with the non null parameter is considered to be not null। ठीक है ना, while expression involve callback with non null parameter is considered to be null। वो not null है, ये null है। बाकी the is null function contains only 2 parameters। the callback functions contains multiple parameters। if we use more than 2 parameter with the is null function then we must use the nested is null। ठीक है, चलते नेक्स्ट। नो व्हाट इज लॉक इन एसक्यूएल सर्वर। ये मतलब मुझसे 3-4 इंटरव्यूज में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको 1 स्टार दे दिया है तो अब लॉक को समझने के लिए क्या है, थोड़ा सा मैं यहाँ से समझाता हूँ। जैसे मल्टीपल यूजर नीड टू एक्सेस द डेटाबेस कंकरेंटली। होता क्या है, मान के चलो हमारे पास में एक टेबल है, उस टेबल पे
तीन लोग काम कर रहे हैं, एक उसमें इंसर्ट कर रहा है, एक उसमें अपडेट कर रहा है और एक उसे सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब वहाँ पे डेड लॉकिंग ना हो, इसीलिए हम लोग लॉक का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर एक रिसोर्स यूज़ हो रहा है किसी के थ्रू, मान के चलो मैं उसको इंसर्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अगला उसे अपडेट के लिए यूज़ कर रहा है, तो भाई ये तो एक रिसोर्स को कई लोग यूज़ करेंगे तो वो तो डेडलॉक की कंडीशन आ जाएगी ना, एक साथ यूज़ करेंगे तो। सो द लॉक्स कम टू द पिक्चर टू प्रिवेंट द डेटा फ्रॉम बीइंग करप्टेड। तो ये डेटा को प्रिवेंट करने के लिए है। और इनवैलिडेटेड व्हेन मल्टीपल यूजर्स ट्राई टू डू द ऑपरेशन सच एज रीड, राइट ऑन एंड अपडेट ऑन द डेटाबेस। ठीक है, नाउ अब लॉक की डेफिनेशन क्या बतानी है आपको। लॉक इज अ डिफाइंड एज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी व्हाइल अलाउइंग कंकरेंट एक्सेस ऑन टू द डेटाबेस। सेम वही है जहाँ पे मतलब डेटा बार बार पे मतलब टेबल जो है वो मॉडिफाई हो रहा है, उस केस में जो डेटा की इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी उसको बनाए रखने के लिए हम लोग लॉक का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट concurrency control when the multiple users access database to manipulate its data at the same time. Different model of the SQL server locks हैं। ये आप देख लीजिएगा, मैंने तो नहीं लिखे हैं ये वाले, है ना। ये रहे, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक्स। तो लॉक्स कौन से होते हैं। शेयर्ड होता है, एक्सक्लूसिव होता है, अपडेट होता है, इंटेंट होता है और स्कीमा होता है ना, और बल्क अपडेट होता है। तो अलग अलग कंडीशन है। जब भी हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे शेयर्ड लॉक यूज़ होता है। जब भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक्सक्लूसिव होता है यूज़। ठीक है, अपडेट है प्राइमरी स्टेज ऑफ एक्सक्लूसिव लॉक। जो एक्सक्लूसिव का जो प्राइमरी स्टेज होता है वहाँ पे हम लोग अपडेट वाला यूज़ करते हैं। इंटेंट होता है जब भी हमें हायरार्की के टाइप का डेटा का अपडेशन करना रहता है, अपडेशन डिलीशन करना रहता है, वहाँ इंटेंट यूज़ करते हैं। स्कीमा बल्क। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार और लिख लीजिएगा भाई। और ये मोस्टली जो सीक्वल डेवलपर्स हैं उनसे ये ज़्यादा पूछा जाएगा, मतलब ज़्यादा घुस के पूछा जाएगा। बाकी तो नॉर्मल से केवल डेफिनेशन पूछ ली जाती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पाइवट एंड द अनपाइवट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया, एक ही इंटरव्यू में पूछा गया था। Pivot in SQL is used when we want to transfer data from the row level to the column level। मतलब कई बार कंडीशन ऐसी है, मेरे साथ भी एक कंडीशन ऐसी आई है कि भाई मुझे जो मेरे पास टेबल में डेटा है वो रो की फॉर्मेट में है और मुझे कॉलम की फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करके डिस्प्ले कराना है। तो यहीं पे हम लोग इसी केस में हम लोग यूज़ करते हैं पाइवट कीवर्ड को। ठीक है ना। तो जो फॉर्मेट है पाइवट कीवर्ड का वो ऐसे है, पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना, और उसके बाद में हम लोग पाइवट कीवर्ड में हमें क्या क्या चाहिए, पाइवट के अंदर क्या क्या चाहिए, जो हमें कॉलम बनाने हैं वो क्या चाहिए, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। अनपाइवट में क्या होता है कि जब हमें कॉलम के डेटा को हमें रो लेवल पे कन्वर्ट करना हो तब हम लोग अनपाइवट का यूज़ करते हैं। और ये है इसका सिंटैक्स कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी पाइवट अनपाइवट आप मेरे जो 4 मंथ्स के जो एसक्यूएल डेवलपर का कोर्स है उसमें आपको मैं बढ़िया से समझाऊंगा, है ना। फिलहाल इंटरव्यू पर्पज़ से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप वो डेफिनेशन बताइएगा, डेफिनेशन बताने के बाद में आप एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एसक्यूएल प्रोफाइलर। ये जो क्वेश्चन है ये दो लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो एसक्यूएल डेवलपर और एक सपोर्ट के लिए तो ये मतलब बोलते हैं ना रामबाण है, सपोर्ट के लिए रामबाण है। होता क्या है कि मान के चलो एक वेब एप्लीकेशन है और उस वेब एप्लीकेशन में कुछ इश्यू आया डेटाबेस का। अब मुझे चेक करना है कि उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के पीछे कौन सा स्टोर प्रोसीजर काम कर रहा है या कौन सा फंक्शन काम कर रहा है या कौन सी क्वेरी काम कर रही है। तो उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें एसक्यूएल प्रोफाइलर की ज़रूरत पड़ती है। ये ग्राफिकल इंटरफेस होता है, इसमें आप सेटिंग करेंगे तो जब भी क्वेरी जो आपने जब मान चलो इंसर्ट कर रहे हैं वेबसाइट से, तो जब इंसर्ट करेंगे तो कौन सा स्टोर प्रोसीजर चला तो एसक्यूएल प्रोफाइलर उस पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर को कैच कर लेगा। तो ये उसके यूज़ होता है। तो ये सपोर्ट के केस में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइलर इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस to SQL trace for monitoring an instance of the database engine
और एनालिसिस सर्विसेज। You can capture and save data about each event to a file or table to analyze later। ठीक है। For example, you can monitor a production environment to see which stored procedure are affecting performance by executing too slowly। ये सारी चीज़ें आप मतलब SQL प्रोफाइलर के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारे 10 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो गए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।